ओके जी, तो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो ऐसी है कि इस पर ये नहीं हो सकता कि हम अलग सुबह के डिस्कशन न करें। जब गली मोहल्ले चौबारों चौक में जब ये डिस्कशंस चल रही हैं तो हम ऐसा कैसे हो सकता है कि उससे मुबर्रा रहें। तो भाई हो ये रहा है कि कल बड़ी ऐसी स्टोरीज़ थी कि जैसे ऐसा लग रहा था कि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा था कि जो उनके कारकुन हैं उनको शायद ज़बरदस्ती रखा गया है, तो उसकी बाजियाबी के लिए मुमकिन तौर पर अहलकारों को भेजा जाए। अब चक्कर ये हुआ कि उसके बाद जो ये वहाँ पर जो अरकान थे वो फिर सामने आ गए। ज़ाहिर है उन्होंने मुशावरत वगैरह की होगी। तो सिंध हाउस सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ था और वहाँ पर जनाब PTI के अरकान भी मौजूद थे। राजा रियाज, रमेश कुमार, नवाब शेर वसीर, नूर आलम खान। अच्छा, नूर आलम खान साहब का तो पहले ही पता था कि ये कुछ करेंगे ऐसा, क्योंकि जब बल्दियाती इलेक्शंस हुए थे जो उनके इख्तलाफात थे खुलकर सामने आ रहे थे, विफाकी वज़रा के खिलाफ बयानात दागे जा रहे थे, तो तब से ये सिचुएशन वाज़ेह हो रही थी कि जनाब ये मुनहरिफ अराकीन में से एक रुकन होंगे। अब जो अराकीन सामने आए हैं वो उनकी तादाद 12 बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि ये 24 अराकीन है टोटल। उन्होंने कल इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि ये 24 अराकीन है, लेकिन 12 अराकीन जिनकी वीडियोस भी सामने आ गई है, उसमें 3 खवातीन अराकीन भी शामिल हैं। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तहरीक इंसाफ के टिकट पर फैसलाबाद से इलेक्शन लड़े थे। राज साहब, आप लोगों को यहाँ देख के सिंध हाउस में कुछ हंगम मांगा, कुछ सवाद की याद नहीं आ रही आपको? लॉजिस में पिछले दिनों पुलिस ने रेड किया, पोजीशन के MNAs को तशद्दुद भी किया और उठा के थाने भी ले गए। यहाँ पर अगर आप बैठकर सौदे करेंगे, ऑपोजिशन के साथ सीटें बिकेंगी, क्या पैगाम भेज रहे हैं? ये वोट पैसे दे रहे हैं? नहीं तो आप चाहते हैं कि मुल्क को तबाह कर दें? आप तहरीक इंसाफ के टिकट से इस्तीफा इंशाल्लाह दूंगा। जिस टिकट से जीत के आए उसके खिलाफ जा रहे हैं, पहले इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन लड़े, फिर जिसको मर्जी वोट डाल दें। इस्तीफा भी देंगे, इस वक्त वोट की जरूरत है, जिसको ज़मीर ने इजाजत दी वोट देंगे और जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो। इमरान खान साहब ने सारा इलेक्शन इन दोनों पार्टियों की करप्शन के खिलाफ लड़ा। उस वक्त आप यही नारे मारे थे कि करप्ट है, लेकिन अब हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा करप्शन है। अब आप ये फैसला कर रहे हैं कि कौन बड़ा चोर है कौन छोटा चोर? सबसे ज्यादा करप्शन इस वक्त PTI में है। नदीम बाबर ने क्या किया है, कितने अरब की करप्शन की, कई नाम ले सकता हूँ जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है और अब वो नजर ही नहीं आ रहे। हाँ जी, तो ये गुफ्तगू थी राजा रियाज साहब की। अच्छा, इसके साथ साथ राजा रियाज साहब पहले भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं और अब मुमकिन तौर पर उनसे दोबारा राब्ते किए गए हों कि भाई आगे टिकट की भी बात की गई हो। सियासतदानों के लिए इलेक्शन से पहले ये चीज़ बड़ी अहमियत रखती है। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैच फिक्सिंग के खिलाफ जंग कर रहा हूँ, मेरे खिलाड़ियों को लालच देने के लिए दौलत लुटाई जा रही है। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, मुनहरिफ अरकान को भी राजी कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ज़मीर फरोश हैं ये और अब ये बेनकाब हो गए हैं। अपोजिशन की इस चाल के बावजूद तहरीक अदम एतमाद हम जीत रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अभी भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, हालांकि अब तो इत्तेहादियों की भी काफ़ी हद तक सिचुएशन जो है वो सामने आ गई है कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, कौन सी साइड चूज़ करने वाले हैं। और इसके अलावा मुनहरिफ अराकीन भी सामने आ रहे हैं और अपोजिशन जिस तरह से कह रही है कि हमारे पास जो नंबर है वो 190 क्रॉस कर रहा है, तो ये एक अजीब सी सिचुएशन सामने आ रही है। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस सूरत हाल को देखते हुए तजवीज़ दी है कि सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए, जिस पर सईद गनी ने कहा कि गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ को हम पागलपन करार देते हैं, और जबकि वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि नहीं, गवर्नर राज नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह से कल फवाद चौधरी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे, उन्होंने कहा कि फिर हम में और नवाज शरीफ में क्या फ़र्क रह जाएगा। एक्शन लेंगे तो वो लोटे सारे खुद ही बाहर आ गए। आज बिजनेस मॉडल है जरदारी का और नवाज शरीफ का। इन लोगों के हलकों से फोन आ रहे हैं, हमारे कारकुनान मुश्तइल हैं, कानून को हाथ में ना लें, एहतजाज करना आपका हक है। वो बंदा ये कहता है कि मैं ज़मीर की आवाज पे वोट दे रहा हूँ, उस बेशरम को मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हारे बाप का वोट है ये। पैसे लगाओ, हुकूमत में आओ और पैसे कमाओ। एक खातून MNA को 7 करोड़ रुपए दिए गए। नो कॉन्फिडेंस अवाम की ताकत से नाकाम बनाएंगे। इमरान खान से ये कहा है, सिंध ने जो खरीदो फरोख्त किया है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। बहुत अच्छा हो गया, सिंध हाउस एक्सपोज हो गया। सिंध के लोगों के पैसों को 20-20 करोड़ रुपए को खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त कोई सबब तो नहीं है सिंध में गवर्नर रूल लगाने का। किसी हुकूमत की खराब कारकर्दगी की बुनियाद ही गवर्नर रूल लगाना चाहिए, तो फिर मैं समझता हूँ कि पंजाब में लगाना चाहिए, KP में लगाना चाहिए
और वफाकी हुकूमत को फारिग करना चाहिए। सिंध हुकूमत इन तमाम हुकूमतों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर परेशान होकर, घबरा कर, सटपटा कर, पागलपन में करना चाहते हैं तो इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जाहिर है उनकी अगर ख्वाहिश है तो लगा के देख लें, लेकिन हम उन्हें बता देंगे ये काम इतना आसान नहीं है। अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं और ये जो बयान है, ये जो आवाज़ है, ये जो फरमाइश है, ये जो ख्वाहिश है, ये एक शिकस्त खुदा शख्स की हो सकती है। अच्छा जी, ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात ज़रा कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद साबिर शाकिर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलिटिकल अपडेट्स के हवाले से उनसे बात करेंगे और क़ानून क्या कहता है इस सारी सिचुएशन में। अज़हर सिद्दीक साहब माहिर है कानून है, उनसे भी हम बात करेंगे। तो साबिर शाकिर साहब, सर ज़रा दसो की मसला है, ये हो की रहा है, अगे गल वध गई है? बात तो काफ़ी बड़ी हुई है बहुत अरसे से और उनसे गल वदन तो भी अगे चली गई है। सूरत हाल वही है कि तहरीक अदम एतमाद का सामना है और वज़ीर आज़म इमरान खान एक तरफ हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन है और बाकी रही सही कसर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो बगावत हुई है उसने पूरी कर दी है। अब सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कम व बेश और अब सिर्फ इत्तेहादियों का फ़ैसला बाकी है और वो जो नंबर्स 190 प्लस बोले जा रहे हैं अगर वो कैलकुलेट करें तो वो नंबर बिल्कुल यही हैं और एक्चुअल अपोजिशन जो है उसका क्लेम वो अब तक दुरुस्त नज़र आता है क्योंकि 163 अरकान है उसके और 12 अरकान ये सामने आ चुके हैं जो कि सिंध हाउस में पाए जाते हैं और 163 में 12 जमा करे 175 बन जाता है और उसमें अगर 17 नंबर 3 जमातों का जो इत्तेहाद यानी कि इत्तेहादी जमातों का इत्तेहाद जो है वो जमा कर लें तो वो 192, 193, 194 तक चला जाएगा। ये कैलकुलेशन की हुई है। अभी तक जो सूरत हाल है अब देखना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम जो है इसको कैसे निकालती है इस मसले से अपने आप को। लेकिन अभी भी ये जो पॉलिटिकल एटीट्यूड के साथ, पॉलिटिकल बिहेवियर के साथ ये सेटलमेंट नहीं की जा रही, पॉलिटिकल मैनेजमेंट अभी तक उनकी टीम नहीं कर पाई। अभी भी धमकियाँ शमकियाँ और मसल शो, हम गवर्नर राज लगा देंगे, हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, हम वोटिंग डालने देंगे, ये सारा जो भी इनके एडवाइज़र हैं आई थिंक वो कोई अच्छे मशवरे नहीं दे रहे। ऐसे मौके पे तो बड़ा हम्बल वे में चलना चाहिए और किसी भी तरीके से अपने वोट पूरे करने चाहिए, अपनी पार्टी को यूनाइट करना चाहिए। वो नहीं हो रहा, बल्कि खच्चर, गधे, हार्स ट्रेडिंग, ये वो सारी बातें करके वही अब सारी बातें कल जो बागी अरकान हैं उन्होंने वो सारी बातें वापस दोहरा दी कि जनाब हमें खच्चर भी कहा जाता है, गधे भी कहा जाता है, हॉर्स ट्रेडर भी कहा जाता है, तो फिर हमें किस अच्छे की तवक्को की जा रही है। आई थिंक अभी मैच चलेगा और आज देखते हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो गवर्नर राज की समरी है वो वज़ीर आज़म को अरसाल करते हैं या नहीं। ठीक है साबिर, आप साथ रहिएगा, आपसे मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं। अभी अज़हर सिद्दीक साहब का रुख करते हैं। अज़हर सिद्दीक साहब, ये कहिएगा अभी जो मुनहरिफ अराकीन सामने आए हैं इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन ले सकता है? दूसरा ये कि पार्टी के अगेंस्ट जाने पर इनको डी नोटिफाई किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 63 इज वेरी क्लियर ऑन दिस सब्जेक्ट, डिफेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में है और डिफेक्शन का कानून का इतलाक वो होना है जब आप फ्लोर क्रॉस कर लेंगे। अभी तक तो मुझसे अगर पूछते हैं तो लॉ की पोजीशन यही है, लेकिन एक लैकूना है। अब जरा हिस्ट्री में अगर जाएं आप, झांगा मांगा की जब सियासत हुई थी तो उस वक्त बैठकर दो चीजें कही गई थी। एक तो आर्टिकल 63A के अंदर डिफेक्शन डाली गई थी कि डिफेक्शन ना हो, अगर कोई करेगा तो फिर डिस्क्वालीफाई होगा, लेकिन साथ साथ 58(2)B भी डाइल्यूट किया गया था कि असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व ना हो सके। तो दो एलिमेंट थे, एक तो 5 साल पूरे करने के वाले से, और यहाँ अब क्या हुआ कि हमने रूल्स नहीं बनाए, नेशनल असेंबली के रूल्स 2007 जिसमें मोड एंड मैनर एंड प्रोसीजर फराहम करना है, तो वो आज भी बन सकते हैं उस रूल्स के अंदर। उसमें बाकायदा जो पार्टी लीडर है, जो पार्लियामानी लीडर है आपका, आर्टिकल 63A के तहत उसको इख्तियारात दिए जा सकते हैं और वही आले नाल होगा कि वो बाकायदा इनको शोकास कर सकता है या वक्त से पहले जो अगर कोई सस्पिशियस सरगर्मी है, अगर कोई वोट डालने के हवाले से बात हो सकती है तो वहां ऐसी प्रोविजन डाली जा सकती है कि ऐसे हालात और वाकयात हो तो उनकी नेशनल मेंबरशिप जो है ना फॉर द टाइमिंग सस्पेंड की जा सकती है। और वो लेकिन वही बात है कि इम्कानात के ऊपर कभी भी कार्रवाई नहीं होती। ये तो है ना कि अभी लग रहा है क्योंकि आगे वो भी कह रहे हैं कि हम ज़मीर के मुताबिक देंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि किसको देंगे, मतलब क्लैरिटी नहीं है। और दूसरा जब दे देंगे फिर ही होगा, वरना तो फिर एक ऑप्शन
پھر تو آپشن تو پھر وہی رہ جاتا ہے نا کہ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایم پی او کے تحت وہ 16 ایم پی او یا کون سی شک ہے اس کے تحت وہ کر دیتے ہیں, اریسٹ کر لیتے ہیں کہ جی خدشہ ہے کہ یہ نقص امن کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ ہم مہینوں سے پہلے ایسا ہوتا ہے ایٹ ٹائمز, ویسے ہی کوئی قانون بنا لیتے. اچھا دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا رولز آف بزنس کے تحت اگر یہ آج بھی کہا جائے تو یہ پاسبلٹیز آر دیئر. مقصد یہ ہے کہ ڈیفیکشن روکنی ہے, لیکن یہاں آج ان کے کیسز کے بارے میں پوزیشن ذرا بہت مختلف ہو چکی ہے. ایک تو سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں, زمین ان کے زندہ ہے نا, تو یہ گھروں میں بیٹھتے یہ سندھ, اور خاص طور پر سعید غنی آ کر ایکسپلینیشن دے رہے ہیں, مریم اورنگزیب وہاں کر رہی ہیں, طاولہ تاڑر, تو اب تو سب کچھ نظر آ گیا ہے چیس بورڈ کے اوپر کہ وہ ڈیفیکشن کرنے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, اگر ڈیفیکشن نہ کرنے جا رہے ہوتے تو انہیں سندھ ہاؤس میں چھپنے کی کیا ضرورت تھی, وہاں سندھ ہاؤس کے حوالے سے یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہاں تو بڑا مشکل, بہت آسان کام ہے. ان کا ایک مہینے کا ڈیٹا سی ڈی آر سامنے نکال کے دیکھ رہے ہیں, ان کے اگینسٹ جو پیسوں کے حوالے سے بات آ رہی ہے, ان کے اگینسٹ باقاعدہ مقدمے درج ہو سکتے ہیں, اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے, اور اس کے اندر ایویڈنس آپ کے پاس بہت بڑی واضح طور پر ہے. یعنی یہ ابھی اپریہینشن سے بات آگے نکل چکی ہے میری ذاتی رائے کے مطابق. ممکنہ ایکشن یہ بھی کہا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہ پہلے ہی ڈی سیٹ کر دیا جائے, کیا یہ ممکن ہے؟ اچھا دیکھیں, اگر ڈی سیٹ اگر پہلے تو کر نہیں سکتے نا, یعنی پارٹی لیڈر کے طور پر اگر دیکھا جائے, اگر پارٹی, یعنی دو باتیں ہیں, ایک تو پارٹی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ٹکٹ لے کر وہ آپ آتے ہیں تو یہ کانٹریکٹ ہے. کانٹریکٹ کیسے ہے کہ آرٹیکل 63A میں ہے کہ آپ پارٹی لیڈر کے کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس یہ ہے کہ وہ تو ہم مورل ایتھکس کی بات کر رہے ہیں. اگر سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے اس ملک میں تو آج ہم چھانگا مانگا کی سیاست یا اس سے پہلے بھی یا اس کے بعد بھی چمک کی بات کیوں کرتے. اچھا جی, اب ذرا صابر شاکر صاحب, سر جی سر آپ کچھ فرما رہے ہیں. میں نے کہا اگر یہ اگر الیکشن سے پہلے ہی ڈی سیٹ کر دیا جائے تو پھر تو میجورٹی ویسے ختم ہو جائے گی. ہاں بالکل ایسا ہی. اچھا سر, ایک اور چیز ہے صابر بھائی, یہ جو گورنر راج کا معاملہ ہے سر, مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ آرٹیکل 232, 33, 34 میں پڑھتا رہا, لیکن اس کے اندر ظاہر ہے کہ اسمبلی کی بھی اس کے اندر ریزولوشن کی ضرورت ہوتی ہے, جو صوبائی اسمبلی ہے. شیخ صاحب جو مشورے دے رہے ہیں, ان کے پیچھے کوئی ٹھوس گراؤنڈ موجود ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں, ٹھوس گراؤنڈ نہیں ہے. یہ بالکل وہی ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے اور پیپلز پارٹی کو ڈرایا دھمکایا جائے, اور پیپلز پارٹی کو ڈرا دھمکا کے یہ جو سندھ ہاؤس میں بندے بیٹھے ہیں ان کو ذرا باہر نکالا جائے, اور اس کے بعد پھر اظہر صدیق صاحب جو مشورے دے رہے ہیں گورنمنٹ کو, پھر ان پہ عمل درآمد کیا جائے اور اس سے کوئی شاید بہتری کی امید پیدا ہو. لیکن ابھی تک سالڈ گراؤنڈز ابھی نہیں ہے سندھ ہاؤس میں, سندھ میں گورنر راج لگانے کے لیے. کل خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ جب ہم کہہ رہے تھے اور جب سالڈ ریزنز موجود تھیں اس وقت لگایا نہیں. اب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوگا یہ, اور یہ اقدام فوری طور پہ چیلنج ہو جاتا ہے, اور اس سے سیاسی انارکی جو ہے وہ بڑھے گی. ایک اور چیز بھی ہے کہ جب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اچھا یہ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا آرٹیکل 232, 33, 34 کا, وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کو پتہ بھی ہے کہ اسمبلی کو یہ اختیار خصوصی دے دیا گیا تھا, آپ اس کا جواب بھی دے چکے ہیں. میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اس وقت کہ جو سچویشن اس وقت بن رہی ہے, وزیر اعظم صاحب بھلے کارروائی کرتے ہیں لیکن ووٹ ان ارکان کا کاؤنٹ ہو جائے گا جب یہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹ دیں گے. اس کے بعد اسپیکر بھلے بھیج دیں ریفرنس, 30 دن میں وہاں پر الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہوگا, پھر وہ آگے سپریم کورٹ معاملہ جائے تو 90 دن میں وہ فیصلہ کرنا ہوگا, تو اس وقت تک گل تو مک جائے گی. اظہر صدیق صاحب اچھا دیکھیں, ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ فلور کراسنگ کے حوالے سے جب ووٹ ڈالیں گے تب کی بات ہے. مثال کے طور پر اگر اسپیکر کوئی اپنا ایول جینیس ہے تو ووٹ ڈالے بھی آپ کو, وہ رولنگ دے دے کہ جناب یہ 172 ووٹ نہیں ہے, تو اس کی رولنگ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں میں لیٹس سے ڈیولز ایڈوکیٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, تو یہ اتنا آسان کا مجھے نظر نہیں آتا ہے. اسپیکر صاحب ابھی مارننگ شو دیکھ رہے ہوئے نا, تو بڑے اشارے مل جائیں گے ان کو آپ سے. دیکھیں آرٹیکل 234 بڑی کلیئر ہے, 2 مہینے کے لیے آپ ابھی ریزولوشن تو اگر ایکسٹینڈ کرنا ہے تب جائے گی. 234 کے تحت وفاقی حکومت کو آج بھی اختیار موجود ہے کہ گورنر اگر حالات اور واقعات سامنے ایسے آتے ہیں, گورنر پوزیشن ان کے پاس آتی ہے, تو گورنر راج کا یعنی آپ کے پاس اس سے بڑا گورنر راج کا ایک ثبوت کیا ہے کہ سندھ ہاؤس کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ وفاق میں بیٹھے ہیں, آپ اپنے بندے بٹھا کر اور یہ سارا کچھ کریں, یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی. اور جیسے خالد محمود صدیقی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایڈوائز کیا تھا, تو وہ علیحدہ بات ہے, چیلنج ہوگا. 2009 میں یہی پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر گورنر راج کا نفاذ کیا تھا, تو یہ اگر کہا جائے تو راستہ موجود ہے آج بھی. لیکن اس میں
उसमें एक और बात हुई थी अजहर सिद्दीक साहब, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब को डी-सीट कर दिया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उनका इलेक्शन मैटर था। तो सुप्रीम कोर्ट में पहले फैसला आया, उसके बाद फिर गवर्नर राज लगाया गया, और वो गवर्नर राज भी फिर जब लॉन्ग मार्च गुजरांवाला पहुंचा इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के लिए, जब मैं और आप बहुत ही इनकलाबी हुआ करते थे, उस वक्त फिर वो गवर्नर राज भी वापस हो गया था और इफ्तिखार चौधरी साहब भी अपनी सीट पे बहाल हो गए थे। तो ये इतना आसान काम है जो कह रहे हैं ना। जी बिल्कुल, अजहर सिद्दीक साहब जिन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ऑप्शंस पे स्पीकर कौमी असम्बली और उन जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आइनी और कानूनी टीम है, वो इससे कहीं आगे जाने के लिए भी सोच चुके हैं, लेकिन अभी तमाम इक़दामात जो हैं वो रखे हुए हैं संभाल के, और ये होगा, ये बदमज़गी भी होगी और ये पूरे मसल शो किए जाएंगे। और इवन अभी तक तो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया ही नहीं गया, अभी तक तो किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। अच्छा मैं एक बात करूं यहाँ पर, चेयरमैन सेनेट, अच्छा मैं एक बड़ी जबरदस्त बात है, बात कंप्लीट कर। हाँ जी जी जी, चेयरमैन सेनेट सादिक हिंजरानी साहब से स्पीकर की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि जो आपने 2019 में रूलिंग दी थी कि अदम एतमाद के लिए डिप्टी चेयरमैन की अदम एतमाद आई थी, तो उसके लिए रिक्विजिशन पे इजलास नहीं बुलाया जा सकता, तो क्या वो मैं रूलिंग दे सकता हूँ? तो वो भी स्पीकर ने अपने जहन में रखा हुआ है कि हम इजलास ही ना बुलाएं, रिक्विजिशन क्योंकि रिक्विजिट किया है उसके लिए फिर रेगुलर इजलास होना चाहिए जो कि सदर ममलिकत ने बुलाना है। तो ये सारे ऑप्शन अभी टेबल पे मौजूद हैं। अच्छा जी अजहर साहब, अच्छा मैं एक बात कर देता हूँ। जी जी, आर्टिकल 54 में लिखा तो है कि अंदर मिलाना है, मगर ये मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी या कॉन्सिक्वेंस नहीं है। आर्टिकल 256 में चले जाए, जो मुकर्ररा वक्त है उसके मुताबिक कोई काम ना किया जाए तो वो इनवैलिड नहीं होगा। इसी तरह आर्टिकल 95 में 3 दिनों से 7 दिनों के अंदर अदम एतमाद पे वोटिंग होनी है, अगर उसमें भी अमल ना किया जा सके, यानी बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए आपने खुद डिस्क्रिप्शन दी हुई है, अब ये सारी सियासी जमातों ने 18वीं तरमीम के जरिए प्रोवाइड की है, तो यहाँ बहुत कुछ अभी ऐसा हो सकता है। अभी तो मैं इशारों में बात कर रहा हूँ कि अभी बहुत कुछ चीजें, जैसे साबिर शाकिर ने कहा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी सामने नहीं है। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है कि इस मुल्क में फेयरनेस लानी है, इस मुल्क में आपने सब ट्रांसपेरेंसी लानी है। अभी जो कुछ भी हो रहा है इसको हम बिल्कुल जमीर की आवाज नहीं कह सकते, कोई ये नहीं कह सकते ये राइट टू, यानी ये बिल्कुल कानून के मुताबिक हो रहा है। कानून के मुताबिक हो रहा था, घरों में बैठकर वो आते जमीर की आवाज में असेंबली में आते और वोट देते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है किसी जमीर की आवाज नहीं कह सकते।